आगे आ जाए। मेरी गुजारिश है जमशेद जैदी साहब से कि वो आए। अच्छा सॉरी, आसिफ जैदी साहब से गुजारिश है कि वो आए और इसरा साहब का एक बुके देके इस्तकबाल करें। इसके बाद मेरी नईम भाई से गुजारिश है, जो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे दिल की धड़कन है, हमारे इलाके की जानी पहचानी एक अजीम शख्सियत है, मेरी गुजारिश है नईम भाई से। इसके अलावा मेरे बहुत अच्छे दोस्त फैसल एडवोकेट भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ आए। ठीक है सर। के जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अभी आने वाले 11 तारीख में हमें और आपको जिस तरीके की जिम्मेदारी निभानी है वो यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी है जिसे मैं बहुत पहले से सुनना चाहता था, बहुत दिन से उनकी तकरीर सुनना चाहता था, लेकिन आज मेरी उनसे गुजारिश है जो हमारे और आपके बीच हैं, असगर एडवोकेट साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि आए बहुत कम वक्त के अंदर। मेरी पहले हाजी मतलूब साहब कुरैशी साहब, हाजी मतलूब भाई से गुजारिश है कि वो कलाम पाक से इस मीटिंग का शुरुआत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم। दोस्तों, हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच एक बहुत अच्छी शख्सियत जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, जिसे हम और आप जावेद असलम के नाम से जानते हैं। मेरी गुजारिश है कि वो आगे आएँ और सलाह साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। वो आज अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे और सलाह साहब के पैनल को वो कुछ समर्थन देने के लिए हमारे और आपके बीच मौजूद हैं। असलम भाई। असलम भाई हमारे बहुत करीबी दोस्तों में से हैं और सलाह साहब के और पूरे पैनल के बड़े हमदर्द लोगों में से हैं। वापस आ रहा है तो कोई 10 साल के बाद आ रहा है। आज आपके और हमारे सामने है कि हमें और आपको क्या करना है, उसके ऊपर हम और आप तफसील से इस बात को बात करेंगे। लेकिन मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है और तमाम लोगों से विनती है कि आने वाली 11 तारीख को आप तमाम लोग हमारा और पूरे पैनल का आप साथ दीजिएगा। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जो नींव का पत्थर है और जिसकी तकरीर में एक ऐसी जान है, ऐसी खुशबू है, ऐसी महक है जो यकीनन हमें और आपको सबको उससे रूबरू करेगी। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई डॉक्टर नजर अब्बास साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और अपने कलमात से हमें और आपको नवाजें। डॉक्टर नजर अब्बास। हम सबके चहीते इंडिया इस्लामिक सेंटर के सदर मोहतरम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, हमारे पैनल के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर माजिद साजिद कोटी साहब,
بورڈ آف ٹرسٹی وائس پریزیڈنٹ کے لیے تمام امیدواران، معزز ممبران، خواتین، السلام علیکم۔ ہر الیکشن ایک نئی نوعیت اور نئے سرکمسٹانسز لے کر آتا ہے۔ ماحول بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، امیدوار بدلتے ہیں۔ جب یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو ووٹرز کی ذمہ داریاں بھی اسی کے مطابق بڑھ جاتی ہیں یا گھٹ جاتی ہیں۔ گزشتہ ادوار میں پچھلے 20 سالوں میں سراج قریشی صاحب کی صدارت میں، قیادت میں انڈیا اسلامک سینٹر ایک نئے رنگ روپ اور ایک نئے طرز تعمیر کا نمونہ بن کر ساری دنیا کے سامنے آیا۔ ہمیں، آپ کو، سب کو، اور جو اس کے ممبر نہیں ہیں ان کو بھی فخر محسوس ہوا اس بات پر کہ ملک کی راجدھانی میں کوئی ایک مرکز ایسا بنا کہ جس سے ہماری شان میں اضافہ ہوا، ہماری پوری دنیا میں آواز پہنچانے کا کوئی مرکز قائم ہوا، اور اس کی تعمیر و ترقی میں جو کلیدی کردار ادا کیا سراج الدین قریشی صاحب نے اور ہمارے ممبران نے اور ان کے رفقا نے، وہ ناقابل فراموش ہے۔ جب میدان ہموار ہو جاتے ہیں، جب جنگیں فتح ہو جاتی ہیں، اور جب نشیب و فراز سے لوگ گزر کر منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے انتظام و انسلام کی دعوے داری کرنے بہت لوگ آ جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز اپنے بام عروج پر پہنچتی ہے تو اس کی ملکیت پر تال ٹھوکنے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، میدان میں کود جاتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے، یہ انسانیت ہے۔ سراج قریشی صاحب، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک ایک ممبر کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو لوگ ان کے سفینے میں، ان کی کشتی میں بیٹھ کر منزل پار کر کے کنارے پر پہنچے تھے، وہ آج ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اپنی کشتیاں بنا کر سمندر میں تیر رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ ملے تاکہ منزل تک وہ پہنچ جائیں۔ یہی وفاداریاں ہیں، یہی انکساری ہے، یہی اخلاقی قدریں ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری فوج نے جو سراج بھائی نے تیار کی تھی کہ وہ 4 ووٹ لینے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن کوئی ایگزیکٹیو کا ممبر بنا اور کوئی بی او ٹی کا ممبر بنا اور کوئی نائب صدر بنا، لیکن سراج صاحب کو چھوڑ کر کے عمر پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ صدارت کا امیدوار صدارت کے نہیں بن سکتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو اور اپنی ڈیڑھ اینٹ کی خود تعمیر کر کے پہنچ جاؤ۔ صرف ایک جمشید زیدی ہے اس ٹیم کے کہ جو ان کے ساتھ ہیں، باقی سب لوگ رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اسلامک سینٹر کی ممبران کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کون کارزار ہو سکتا ہے، کون آگے بڑھا سکتا ہے، کون کارگر ہو سکتا ہے، کون اسے ترقی کی اس زینے پر لے جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اگر کوئی ڈاکٹر کی کرسی پر انجینئر بیٹھ جائے گا تو کیا وہ دواؤں کا نسخہ لکھ سکتا ہے؟ یا کوئی انجینئر اگر ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے تو وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کوئی وکیل
اگر خانسامہ بنا دیا جائے تو کیا وہ کھانا تیار کر سکتا ہے؟ یا کوئی خانسامہ اگر عدالت میں بحث کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو کیا وہ وکیل کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آج اسلامک سینٹر کو بچانے کے لیے ضرورت ہے تو سراج صاحب جیسے تجربے کار آدمی کی ضرورت ہے کہ ان کا تجربہ ہو اور ان کے ساتھ نوجوان نسل کا ایک لیڈر ہو. ان کا تجربہ اور تالی کوٹی ماجد تالی کوٹی کی محنت دونوں مل کر آپ یہ سوچئے کہ جب دو کرکٹر جن کا ایک کوچ تھا اور کوچ کے اندر ایک کھلاڑی تھا, دونوں آج مل کر ملک کی کرکٹ ٹیم میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ تالی کوٹی صاحب اور سراج صاحب مل کر کیا نہیں کر سکتے ہیں. ایک کا تجربہ کام آئے گا اور ایک کی محنت کام آئے گی. آپ سب کی مدد شامل حال ہوگی. آج الزامات کی بوچھار ہوتی ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں. کون سا الیکشن ایسا ہے کہ جس میں مخالف اپنے مخالف امیدوار کو یہ کہتا ہو کہ یہ بڑا مومن ہے, بڑا شریف ہے, بڑا نیک ہے, بڑا قوم پرست ہے. ہر مخالف اپنے مخالف کے اندر کیڑے نکالتا ہے. آج الزامات لگائیں, بدنام کریں اور سیاسی انحراف کی بنیاد پر کسی بھی حد تک چلے جائیں یا جا سکتے ہیں تو اس کو آپ سیریس نہ لیں, کیونکہ یہ ہر الیکشن اور سیاست کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح ووٹرز کو کنفیوز کریں, کس طرح ووٹرز کو اس کے راستے سے ہٹانے کا کام کریں. میں ایک بات یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں, اپنے دل میں سوچئے کہ آپ نے اپنا گھر بنایا, گھر تعمیر کیا, اس سے آپ کو محبت زندگی بھر کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو آپ نے بنایا تھا. آپ کوئی چیز اگر اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس سے آپ کی محبت اس لیے رہتی ہے کہ آپ اس کے خالق ہیں. آپ نے اس کو صنائی بخشی ہے, اس کو آپ نے شکل بخشی ہے. جو محبت اور جو عشق اور جنون اسلامک سینٹر سے سراج قریشی کو ہو سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. اور اپنی بنائی ہوئی چیز کو اگر کوئی سیاست کے بازاروں میں گھسیٹنا چاہے, کوئی اسے سیاست کا اڈا بنانا چاہے, کوئی اسے اپنے تجارت کا مرکز بنانا چاہے, وہ کیسا لگے گا؟ یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سراج صاحب کی عمر پوری ہو رہی تھی, بس ایک بات پر بات ختم کروں گا آپ کی, اور باقی گفتگو آج کہہ رہا ہوں سب کے سامنے اور ممبر سے بھی کہیے جو آپ کے ساتھ نہ ہوں, تمام لوگوں کو کہیے 9 تاریخ کو انصاری آڈیٹوریم میں ایک گرانڈ پارٹی اور پروگرام ہے سراج صاحب کا, اس انصاری آڈیٹوریم میں, اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کیجئے کہ اس میں آئے, جوائن کریں, میری بات کریں. میں تقریر کو مکمل وہیں کروں گا اور وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گا. یہاں صرف ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ سراج صاحب یہ چاہتے تھے کہ 75 سال پورے ہو رہے ہیں, لیکن اگر اس قانون میں ممبروں کی اکثریت ترمیم کرنا چاہتی ہے, بدلاؤ کرنا چاہتی ہے, 75 سے آگے بھی کسی کو موقع دینا چاہتی ہے, تو میں جنرل باڈی کی ایک میٹنگ بلانا چاہتا ہوں. اس میٹنگ کے خلاف ان لوگوں نے اسٹے لے لیا کہ جو سیاست صاحب کو چھوڑ کے بھاگے, اور وہ میٹنگ نہیں ہونے دی. کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی اپنا کسی ایشو پر حق اور اپنا حق رائے دہندگی کی استعمال کر سکے؟ کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مرضی کوئی پوچھے آپ سے, آپ اس میں ہاں کرے یا نہ کرے, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کے جمہوری ڈیموکریٹک رائٹ پر اگر کسی نے حد بندی لگائی, کسی نے قدغن لگایا, کسی نے روک لگائی, تو عدالت میں پہنچنے والے وہ لوگ تھے جن کو پالنے کا کام سراج صاحب نے کیا تھا. اپنے پینل سے جتا کے وہاں پر بورڈ آف ٹرسٹی اور ایگزیکٹیو بنایا تھا, وہ سب چھوڑ کے جا چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جمہوری حق پر کورٹ کو استعمال کیا گیا, آپ کو روکنے کے لیے عدالت سے اسٹے لیا گیا کہ آپ کی میٹنگ نہ ہو سکے.
چاہے 2 ووٹ ملتے سراج صاحب کو، لیکن یہ حق تو آپ کا تھا کہ آپ کی جمہوری حق پر کوئی پابندی لگائے، تو آپ اس کا بدلہ کیسے لیں گے؟ جو لوگ آج کی تاریخ میں آپ کے جمہوریت پر پہرا لگا سکتے ہیں، آپ کے پیروں میں زنجیر ڈال سکتے ہیں، یہ اگر جیت کے اقتدار میں آ گئے تو آپ کو ہر حد سے محروم کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے اور غور کیجئے، اور آپ اس پینل کو، سراج صاحب کے پینل کو بھاری اکثریت سے جتانے کا کام کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ اس میں آپ کا پیسہ اور آپ کا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ روپیہ برباد ہو چکا ہے، سینٹر کا عدالت اور سرور بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں روپے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ 2 کروڑ کس کے روپے تھے؟ آپ کے روپے تھے۔ یہ پیسہ کس کا دیا تھا؟ ممبروں کا دیا ہوا تھا۔ اس کو کس نے اٹھایا؟ مجرموں کو پکڑیے، مجرموں کی نشاندہی کیجیے، ان سے بچنے کا کام کریے، اور جب برا وقت تھا تو نہ کوئی وکیل مدد کرنے آیا، نہ کسی نے اپنی خدمات پیش کی، نہ عدالت میں کوئی کھڑا ہوا۔ اگر سراج صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے وکیل کرے اور آپ کے تحفظ کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی، اور ابھی پچھلے دنوں جو 2200 ووٹرز کو انویلڈ کر دیا گیا ہے، ان کے ووٹنگ رائٹ کو ختم کیا گیا ہے، اس کو بحال کرانے کے لیے ڈبل بینچ میں ایک عرضی داخل کی تو صرف سراج صاحب نے کی، کسی نے داخل نہیں کری۔ تو دوست اور دشمن کو پہچانیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔ میں آپ سے بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے میری بات کو سنا، لیکن تقریر کی اصلیت اگر سننی ہے تو 9 تاریخ کو انصاری آڈیٹوریم میں آپ تشریف لائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اسے قتل کر، اسے قتل کر، تجھے 7 خون معاف ہیں، تیری سلطنت، تیرا دبدبہ، تیرا اقتدار ہے آج کل۔ خدا حافظ، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اپنے دل کی بات اور سچائیوں کی بات جو یقیناً اپنے آپ میں ہر لمحہ ہر بات قابل تعریف ہے اور سچائی کی اوپر ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ہم لوگوں کو بتایا اور سمجھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے بیچ میں بہت ساری سیاسی شخصیتیں موجود ہیں جو مستقل آ رہی ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی چھمن بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر ضیاءالدین صاحب بھی موجود ہیں، مشاہد صاحب بھی ہیں، وقار علی بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہونے کے بعد بھی اظہار پردھان جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارے بہت اچھے عزیز ہیں اور بہت سینئر ممبر ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، رافع بوس بھی موجود ہیں، بہت سارے سے ایسے لوگ ہیں، حسیب بھائی بھی یہاں موجود ہیں، بہت سارے سے ایسے لوگ ہیں۔ اگر میں سب کا نام لوں گا تو یقیناً خدا کی اذان یہی ہو جائے گی، اس لیے وقت کی پابندی۔ اطہر بھائی بھی ہمارے بیچ آ رہے ہیں، اسلم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ اطہر بھائی بہت سینئر ممبر ہیں، رسولہ میں رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام لوگوں کا انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں جو پینل کے لوگ ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ بہت کم وقت کے اندر، کیونکہ مائک کا کنٹرول بھی ادھر سے ہے، صرف 2 منٹ کے لیے وہ اپنی بات کو رکھیں اور اپنے بارے میں بتائیں کہ کیا سچائی ہے، کیا سچائی ہے۔ اب میری کلیم رفیع صاحب سے گزارش ہے جو وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان سے میں شروع کرتا ہوں۔ شراز صاحب اور ڈاکٹر صاحب بعد میں بولیں گے۔ میری گزارش ہے کلیم رفیع صاحب سے، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت کم وقت میں۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے۔ یہ الیکشن اپنے آخری مرحلے میں ہے اور اب فیصلہ بھی ہوا جاتا ہے۔ 2-3 روز بیچ میں ہے، 9 تاریخ سے ہماری ای ووٹنگ شروع ہو جائے گی۔ میں سراج الدین قریشی صاحب کی جو ایک طویل لیڈرشپ اور ان کی جو سرپرستی ہے، اور ڈاکٹر ماجد احمد تانی موٹی صاحب کا جو ڈائنامزم اور جو ڈائنامک لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کو امیدوار ہوں۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی، وہ میں کرتا ہوں، آپ تمام لوگ واقف ہیں میری اس انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز سے۔ دوسرا حصہ ہے اس کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کے کمرے،
या रेस्टोरेंट या उसका बैंक्वेटिंग, वो भी मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो मैं अच्छे से चलाता हूँ। मेरे होटल रिव्यू से वाकिफ है। तीसरा उसका हिस्सा है जो हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का ख्वाब है कि उसका बिल्डिंग का एक्सपेंशन करना, उसका रेनोवेशन करना, उसका एडिशनलाइजेशन करना। तो वो चूंकि मैं बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर भी किया है और उसके इंटीरियर में मैंने काफी बड़ा काम किया है। तो ये तीनों जो एक्सपर्टीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में, चाहे वो आप उसे कम आ सकते हैं, बट मौजूद है। तो इसलिए अगर आप लोग मुझ में अपने वोट, मोहब्बत और ताउन अगर मुझे देंगे तो यकीनन ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए और मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया सर इरशाद भाई से कि वो आए और अपने ख्यालातों का हमें और आपके सामने इजहार करें बहुत कम वक्त के साथ। बहुत ऊंचा हो जाएगा। एक और नीचे, एक और नीचे, हाँ सही है, ठीक है, राइट राइट राइट, डन डन डन। जनाब सदर के उम्मीदवार डॉक्टर माजिद अली कोठी साहब, साथियों, इंसान तो बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर अल्लाह की नज़रों में कमतर भी नहीं है। लिहाजा दोस्तों, ये मौका है हम सब के लिए कि आपको चुनना है वो नुमाइंदा जिसके कारनामे आपके सामने मौजूद हैं, जिनके 20 साल की खिदमत और समाजी खिदमत और सदारती उम्मीदवार, नायब सदर के उम्मीदवार और हम सब लोग, मैं भी BOT का उम्मीदवार हूँ और जो बाकी जो उम्मीदवार आपके सामने हैं, सबके समाजी खिदमत आपके सामने हैं। हम सब लोग इसी समाज में रहते हैं, हम सब लोग मिलजुल के जो मिल्लत की खिदमत करते हैं, सब नुमाया है। और सिराज साहब के जो कारनामे हैं और डॉक्टर माजिद अली कोठी के जो कारनामे हैं, उन्होंने जो 600 बेड का हॉस्पिटल बोकारो में बनाया है, वो नुमाया है, वो दिखता है। लिहाजा अगर मौका मिला, हम सब लोगों को आपने मौका दिया, हम सब लोग नुमाया काम करके दिखाएंगे और ये साबित करेंगे कि इस्लामिक कल्चर सेंटर उस बुलंदियों तक पहुंचेगा जहां तक आपने उम्मीद किया होगा। शुक्रिया। वैसे है वरना इतनी कम टाइम में वो बोलते नहीं है। अब मेरी गुजारिश है हाफिज बदरू साहब से, सरताज भाई से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालातों का इजहार करें। सरताज भाई, सरताज भाई हमारे बहुत करीबी रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा मतलब जिसको कहना चाहिए मस्जिद खलील्ला पे हैं और ब्यूटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत जिम्मेदार लोग हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्हें आप सुनिए भी और वोट भी दीजिएगा, जिम्मेदारी सभी को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरताज अली है, जैसे बता दिया गया है, और मैं यही करीब में मस्जिद खलील्ला पे रहता हूँ। ज़्यादातर लोग आप मुझे जानते पहचानते ही होंगे। मेरी क्वालिफ़िकेशन तो मैं इंजीनियर हूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है, और जो मेरी जो असली क्वालिफ़िकेशन है या मेरी जो क्वालिटी है वो ये है कि मैं सिराजुद्दीन भाई के साथ पिछले 20 साल से खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आगे तक खड़ा रहूँगा। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सिराज भाई के पूरी पैनल को आप लोग कामयाब कराएं और कामयाब ही नहीं कराएं, आप इतने वोट दें कि उनका आस पास भी तरीके को ना पहुँच पाए। खुदा हाफिज़। 2 मिनट की परमिशन है तो सबसे पहले सब लोग को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ, जैसे सभा साहब ने बताया, हरियाली ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, साकिब के अंदर रहता हूँ और अलीगढ़ से मैंने पढ़ाई की हुई है। मैं सिराज साहब के पैनल में हूँ। सिराज साहब के पैनल में आने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैं जो ये लोग हैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। सिराज साहब का एक बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही ईमानदार आदमी है और बहुत बेहतरीन काम किया। डॉक्टर माजिद साहब जो हैं, इनसे जो ताल्लुकात शुरू हुए, बातचीत शुरू हुई, तो मैंने इनको देखा ये इतना ज़बरदस्त इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं कि 2 दिन पहले संडे को एक पेशेंट को मुझे दिखाना था, संडे वाले दिन उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और संडे वाले दिन उस पेशेंट को देखा है। मैं पेपर लेकर सिर्फ गया था किसी के साथ
اور انہوں نے کہا آپ چاہیں تو میں فری میں علاج کر سکتا ہوں ورنہ کم سے کم پیسوں میں کر دوں گا، جو دوسری جگہ بہت سارا خرچہ آ رہا تھا۔ کل میں ان کے ساتھ پرانی دلی گیا تھا تو پتا چلا ایک مراٹھی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اسکول ہے، اس کو انہوں نے شفیق میموریل اسکول کہلاتا ہے وہ، تو انہوں نے وہاں اس کا مراٹھی کا کریکٹر دلوانے میں پوری مدد کی اور وہ مراٹھی انسٹیٹیوٹ ہو گیا۔ ہم علی گڑھ گئے ایک پروگرام میں تو پتا چلا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا، اس سے پہلے کئی کیمپ علی گڑھ میں یہ لگا چکے تھے غریب لوگوں کے لیے کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو ایسی بہترین ٹیم ہمارے ساتھ ہے، سارے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین ٹیم ملنا بہت مشکل ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ ان کا شکریہ ادا کروں گا جو مجھے مستقل آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اس میں میرا چھوٹا بھائی اطہر خرجہ بھی موجود ہے، وقار بھائی بھی موجود ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وسیم بھائی پروفیسر وسیم صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو جامعہ میں پروفیسر پروکٹر اور بہت ساری سی پوسٹوں پر رہے ہیں۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میری گزارش ہے جیتل سے جو ایگزیکٹو کا الیکشن لڑ رہے ہیں کہ ہدایت اللہ جیتل جو اپنا نمبر بھی بتلاتے جائیں آپ لوگ۔ السلام علیکم۔ تھوڑی سی بات یوسف ہریالی صاحب نے کہہ دی۔ جب لگاتار میں پروگرام میں شامل ہوا اور ماجد تالیکوٹی صاحب کا اسپیچ سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس اسکول کو مائنورٹی کیریکٹر دلایا، میں نے اس کو دلایا، تو 3 اسکول کا انہوں نے نام لیا، اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول، اینگلو عربک ماڈل اسکول اور شفیق میموریل۔ تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگا، اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں وہاں جو ٹیچر ہیں کچھ اور اسٹوڈنٹس ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ماجد تالیکوٹی صاحب ایسا ایسا اسپیچ میں کہتے ہیں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس مائنورٹی ادارے کے لیے علی گڑھ جامعہ تو اب ہے مائنورٹی کیریکٹر اور تمام کورٹ میں حکومت سے لگاتار کوششیں چل رہی ہے، تو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ تینوں اسکول جو دلی میں ہیں، اینگلو عربک ماڈل اسکول، اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول اور شفیق میموریل، دلی میں 150 سال سے لگاتار بڑے بڑے لوگ وہاں سے پڑھ کے گئے، لیکن اس کا مائنورٹی کیریکٹر ماجد تالیکوٹی صاحب نے کرایا۔ اب یہ اپنے ذریعے سے کرایا، اپنے سورسز سے کرایا، جیسے بھی کرایا۔ کہتے ہیں کہ نیتا سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مخالف پارٹی آپ کے لیے بہت اچھی باتیں نہیں کرے گی، بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا۔ میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی فیصلہ کریں، کوئی سیاسی جگہ تو ہے نہیں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر، یہ ہے کہ قوم کا، کنٹری کا، کمیونٹی کا بات رکھے، ایجوکیشن پہ کام کرے، ہیلتھ پہ کام کرے۔ اس کام کو آگے کون لے جا سکتا ہے؟ سرکار اور آپ کے بیچ میں برج کون بن سکتا ہے؟ کون آپ کی بات اچھی رکھ سکتا ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ میدان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیریئر آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، کسی کا 40 سال دیکھ چکے ہیں، کسی کا 20 سال دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 20 سال کا کیریئر سراج قریشی صاحب کا کیسا رہا۔ دوسرے لوگ جو سیاسی میدان میں ہیں ان کا کیریئر آپ دیکھ چکے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اس میں جو سراج صاحب کا سلیکشن ہے وہ بہتر ہے، اور آپ لوگ اگر موقع دیں گے تو اسی اسپیڈ سے پھر سے سارے لوگ انشاءاللہ کام کریں گے۔ میں بھی ممبر ایگزیکٹو کا کینڈیڈیٹ ہوں، بیلٹ نمبر 12 ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے میری۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے صاحب ہیں، اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالاتوں کا اظہار کریں۔ سلمہ جی السلام علیکم۔ اور پہلے تو میں سراج صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو انہوں نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے پیش ہونے کا اور آپ سے یہ درخواست کرنے کا۔ شروع میں اس چیز کو نظر بھائی نے بھی کہا اور بھی لوگوں نے اس چیز کا احساس دلایا کہ جو آج ہم سینٹر دیکھ رہے ہیں جس کا ہم اتنا فخر کرتے ہیں وہ صرف ایک سراج قریشی صاحب کے جنون اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پوری قوم اس پہ جو ہے چاہے ہندوستان میں ہو چاہے باہر ہو لوگ بہت فخر کرتے ہیں، اور آج اگر ان کو اس قوم کی ضرورت ہے یا ہم لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں میرے خیال میں
उनको नाउमीद नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से दोबारा अपील करूंगा कि आप सिराज कुरैशी साहब को, हमारे पूरे पैनल को अपने बेशकीमती वोट और सपोर्ट से नवाजें और हमें कामयाब करें। मैं एग्जीक्यूटिव के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरा बैलेट नंबर 13 है। मैं बस यही कह के आपसे अपनी बात खत्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी जानी पहचानी शख्सियत है और यहीं रहते हैं। जमाने से यहाँ पानी पिलाने का काम किया है इन्होंने, बहुत साल तक जल बोर्ड में एम्प्लॉय है और यहाँ एग्जीक्यूटिव कलेक्शन लड़ रहे हैं। आप इनके भी ख्यालात को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग जानते हैं, जो चेहरे से नहीं जानते होंगे शायद नाम तो जानते होंगे। मेरा नाम आरिफ हुसैन है। सिराज भाई ने मुझे अपने पैनल में जगह दी, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं पिछले यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में जेईटी था, एईटी था और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के ओहदे से अभी फिलहाल रिटायर भी हुआ हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। जो ख्वाब सिराज भाई ने देखा है सेकेंड एक्सपीडिशन का, मैं उसमें उनका भरपूर सहयोग करूँगा, ताउन करूँगा और जो मेरी खिदमत है वो इंशाल्लाह दूंगा। और एक बात और, अगर वहाँ गवर्निंग काउंसिल में होने वाली हर मीटिंग में आपके मेंबर के लिए जो आवाज़ होगी, जो मेंबर चाहेंगे, उस आवाज़ को उठाने में मैं आप लोगों का साथ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बैलेट नंबर 2 है और एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए लड़ रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। है जो सिराज साहब के साहबजादे हैं और माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं और बाहर से पढ़ाई करके आए, इसके बावजूद भी इनके ख्यालात, इनके जो काम है वो यकीनन अपने आप में काबिल तारीफ है। आप इनके ख्यालात को सुनिए। समर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। I'm Samar Qureshi, contesting for Executive Committee and the Sirajuddin Qureshi Sahab panel. My ballot number is 17. He is also my father. एक छोटा सा सवाल और बहुत गहरा सवाल। हमारे यहाँ पे 20 साल के बाद आने की क्या जरूरत पड़ी? पहले भी आ सकते थे, मगर जब हमारे फादर ने हमसे शेयर किया अपना दिल का दर्द, जिनको कितने गद्दारों ने धोखा दिया, हमने उसी टाइम उनका हाथ पकड़ लिया और बोला डैड आई एम विद यू। हमारी जहाँ ज़रूरत है और जब ज़रूरत है हम हाजिर हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी चाहूँगा कि मेरा बेटा मेरे साथ मेरी सपोर्ट करे और इस इलेक्शन में मेरी टीम के साथ इलेक्शन लड़े, और वही एक रीज़न था। और अगर एक बेटा अपने बाप की खिदमत करना चाहता है तो क्या गलत है? हर बाप का ड्रीम होता है कि उसका बेटा उसकी एक एज में जाके हाथ पकड़े, और हर बेटे का भी एक ड्रीम होता है कि बाप के नक्शे कदम पे चले। ये आप सबको पता है कि एज अ चाइल्ड हिज फर्स्ट हीरो इज हिज फादर एंड गर्ल्स फर्स्ट लव इज हिज फादर। तो ये हमारे कल्चर में बचपन से ही होता है। इसी रीजन की वजह से हम आए हैं और हम उन सबको क्लियर कर देना चाहते हैं जो कह रहे हैं कि भाई कोई नेपोटिज्म, कोई बेटे को ले आए, जो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। एक रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हैं आप, पता है आपको, आपके भी शायद बच्चे होंगे, आपके घरों में भी आप जवाब देंगे आगे चलकर। तो एक गलत एग्जाम्पल मत सेट करिए, हमें वेलकम करिए, हमें एक चांस दें। आई एम वेरी एजुकेटेड, स्टडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड हैव 25 years ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस बैकग्राउंड एंड बाकी चीज़ें आप देख लेंगे हमारे मैनिफेस्टो में, क्योंकि टाइम कम है। तो हम बस यही चाहेंगे आप हमें वोट दें। अगर आप फादर के नाम पे वोट देंगे तो उनको खुशी होगी, मेरे नाम पे वोट देंगे तो मुझे खुशी होगी, बट अगर दोनों के नाम पे वोट देंगे तो दोनों को खुशी होगी। थैंक यू। दो हसीब भाई भी हमारे बीच मौजूद हैं। मेरी इल्तिजा है हसीब भाई से कि वो आए अपने ख्यालातों का हमारे और आपके सामने इजहार करें। हसीब अहमद साहब। हसीब भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, सीनियर मोस्ट IAS रिटायर्ड हैं और बहुत अच्छे ख्यालात हैं। और मैं इसके साथ साथ कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। हसीब भाई से मेरी गुजारिश है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और पैनल के सभी मेंबरान, सबसे बड़ी बात
11 तारीख के इलेक्शन में जो उभर कर आई हैं वो ये है कि अभी हमारे मुकर्रिरीन में से एक मुकर्रिर ने ये कहा कि सभी छोड़कर चले गए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। लेकिन एक बात जो सबसे अहमियत का हामिल है वो ये है कि अगर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को छोड़कर चले गए वो तमाम निगरान जो इनके साथ कभी हुआ करते थे, लेकिन जहाँ तक निगरान जो वोटर्स हैं वो हमेशा इनके साथ साबित कदमी के साथ खड़े हैं। और ये इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी और उनकी इज्जत किसी भी लम्हा किसी भी पल उस पर आंच नहीं आने जा रहा है। मैं एक सीनियर मेंबर IICC के हैसियत से उन्हें जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें सबसे अहम बात जो उभर कर आई है कि एक वक्त था कि मैं पिछले इलेक्शन में और उससे पहले के इलेक्शन में मैं 2-4 बार फंक्शन में अटेंड किया, जहाँ जब मैंने एक बार ये कहा कि भाई सिराज कुरैशी साहब का अक्स तमाम मेंबरान पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो तालियों की गूंज आ गई। और न जाने फिर क्या इस तरह का माहौल बना कि सभी छोड़कर चले गए। ये इसको अगर कहा जाए तो मैं बड़ा बोल्डली कह सकता हूँ कि ये ज़मीर फरोशी है जो किसी भी तरह से किसी को भी जेब नहीं देता है। मैं सिराज कुरैशी साहब उनके पेरेंट के सभी हजरात से मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह जो छोड़कर चले गए उन्हें भूल जाइए, लेकिन जो आपके निगरान जो वोटर्स की हैसियत से 11 तारीख को जो टर्न अप करेंगे वो आपके साथ साबित कदमी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप कामयाब व कामरान होकर ज़रूर जो है उतरेंगे इंशाअल्लाह। सरप्लस हमारे सिराज कुरैशी साहब और हमारे टीम के हीरो और प्रेसिडेंट माजिद अली कोटी साहब और सारे ड्यूटी वाइस प्रेसिडेंट साहब करीम नबी साहब, इरशाद भाई, यूसुफ भाई जो सरपरस्ती कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, और हमारे यूसुफ हजारी साहब, सरताज साहब और यादुल्ला साहब और सभी हमारे आरिफ भाई, सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी मेहनत के साथ सभी साथी और सभी लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। सिराज भाई के बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, उनके लिए कहना उनको आईना दिखाने के बराबर है, क्योंकि उनकी मेहनत जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, मैं तो पहले भी उससे कई बार कह चुका हूँ कि हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आप माशाल्लाह जवान हैं और हम पूरे हो चुके हैं। पता नहीं लोगों ने तुम्हें किस तरह रिटायर कर दिया और तुम्हें किस तरह बाहर कर दिया, हालांकि आप आज भी हमारे पैनल में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बहादुरी कर रहे हैं और इसी फिक्र में रहते हैं और इसी फिक्र में काम करते रहते हैं। माजिद कोटी साहब के लिए 2 मिनट एक मिनट कहूँगा। माजिद कोटी साहब कोई नया चेहरा नहीं है, ये बहुत पुराने आदमी और बहुत पुराना काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल जो हम एंग्लो अरबिक, शफीक मेमोरियल, मंजरुल इस्लाम, ये हमारे स्कूल के 3 स्कूल ऐसे थे जिनको मेलोडी का दर्जा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, और ये उन्होंने माजिद कोटी साहब ने उसका मेलोडी का दर्जा दिलाया और उसको हमें काफ़ी बनाया, उसको गाया भी नहीं, किसी से कहा भी नहीं। हमें तो बहुत बात में सिराज भाई के जरिए ये पता चला कि ये माजिद भाई ने इसका कदम उठाया, तो इसका श्रेय भी नहीं मिला। इसी तरह इन्होंने अभी इलेक्शन से पहले कई ऑपरेशन भी किए, उनका भी उन्होंने किया, किसी से नहीं किया। कई ऑपरेशन ऐसे थे जो 8-9 लाख रुपये हो गए थे, उसके अलावा उन्होंने 4 लाख क्या हो गए, 1.5 लाख के अंदर उसको ऐसा किया। तो इनकी शराफत, इनकी मेहनत, इनकी कदर के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ किसी चीज़ में भी कमी हो, और किसी में भी हमने भी कुछ ऐसी बात इनसे कही जब कुछ भी कहा हो तो उन्होंने कभी नाराज़गी का इजहार नहीं किया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा आप बेफिक्र रहो, मेहनत करते रहो, हम इलेक्शन सब जीत रहे हैं, पूरा पैनल हमारा जीत कर आएगा। तो मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि हम अक्सर
इस्लामिक सेंटर के अंदर ही रहते हैं। सिराज भाई के साथ अक्सर नमाजों में, नमाजों में मुलाकात होती रही है, मुलाकात करते रहे हैं और वहाँ के काम के लिए भी हम सब निगाह में रहते थे। ये सिराज भाई वो हैं जो कोविड के ज़माने में कोई नहीं आता था इनका साथी, ये वो अकेले नजर आते थे। मैंने जब देखा कि जब कोविड के रास्ते खुले और लोधी गार्डन का भी रास्ता खुला तो हम अक्सर के नमाज पढ़ के वापस चले जाते हैं, मगरिब में वापस आ जाते हैं। बस बात तो पूरी करूँ जो ये कर रहा है कि वहाँ कोविड के ज़माने में जब हमने देखा तो वहाँ गया तो वो बताया कि ये तो इन्होंने पासवर्ड बना रखा था, ये आ रहे बराबर और उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखे हुए हैं, सारा मेंटेनेंस किया। और जो वहाँ बात लोग भरे हुए थे उन्होंने इस्लामिक सेंटर का जो आज पैसा बर्बाद हुआ है ना, उस पैसे को उन्होंने हिफाजत की और कहा कि मैं टेम्परेरी सबको निकाल रहा हूँ, यहाँ बस सफाई वाले एक्सपेरिमेंटल थे। उस बात का भी इनके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाए कई लोगों ने और कहा मैंने मार्चिंग के साल में पैसा आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, आपने अच्छा किया इनको निकाल दिया, क्योंकि ये आप सिर्फ पैसा बचा रहे हैं सेंटर का, क्योंकि इस वक्त कोई बड़ी बड़ी कंपनियों ने सबको निकाला, हर जगह से निकाला। तो ये तो एक इस्लामिक सेंटर छोटा जिसमें महाराज के बरफ देख लीजिए कि किस तरह पैसा बर्बाद हो रहा है, किस तरह उधर के जरिए, किस तरह उन चीज़ों के जरिए किस तरह पैसा बर्बाद हो गया। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ काफ़ी, लेकिन इनका इशारा सब भाई का हो गया कि यही बात खत्म करें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी उनके अंदर ताकत है, हिम्मत है और अपनी टीम को चलाने की हिम्मत है, जिनके अंदर इतनी ताकत है कि अगर टीम लोग यहाँ पे सुस्त हो जाए उसको भी उठा देते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको और माजिद भाई को और पूरी टीम को ये यकीन दिलाता हूँ जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम खड़े होंगे। तो आप मुझे मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हम मुझे वोट दीजिए, पूरे पैनल को वोट दीजिए। अस्सलाम करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों अभी मंजू भाई ने जो बात बतलाई, यकीनन सिराज साहब की अगर बहुत सारी सी कुछ भी बातें अगर बताई जाए तो यकीनन बहुत लंबा वक्त लगेगा। सिराजुद्दीन कुरैशी वो नाम है जिसने लोगों के साथ हमदर्दी की है, प्यार और मोहब्बत की है, जितनी सेंटर के ऊपर उन्होंने कहा है। अच्छा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिराज कुरैशी उसके सदर हैं, बल्कि वो इस बात को जानते हैं कि ये मिल्लत का इदारा है, इसको अच्छे से अच्छा होना चाहिए, इसके खूबसूरती में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसकी मजबूती में कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सिराज कुरैशी साहब की उंगली पकड़ के हमेशा इलेक्शन में जीतते चले आए हैं, कोई 20 साल से उनके साथ रहा है, तो कोई 10 साल से रहा है, तो कोई 15 साल से रहा है। आज सिराज साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जिस पैनल को लड़ा रहे हैं वो यकीनन अपने आप में जीतता हुआ नजर आ रहा है। ये दुनिया जानती है कि ऊपर पता नहीं कौन सा दबाव पड़ता है, कौन सी चीज पड़ती है, वो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज को वो बतलाते हैं कि यकीनन इसमें सिराज साहब का बहुत बड़ा काम है। वही लोग कोर्ट के अंदर गए, आप मुझे बताइए करोड़ों रुपए हमारा कोर्ट के अंदर बर्बाद हो गया, जो ऑब्जर्वर बैठा है उसकी तनख्वाह में खराब हो गया, 10 लाख रुपए महीना आज भी वहां से खर्च हो रहे हैं, वो किसी और का पैसा नहीं, वो मिल्लत का पैसा है, इस्लामिक कल्चर सेंटर का पैसा है। इसका दर्द किसी और को हो या ना हो, लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी को इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अक्सर बात करते हैं तो कभी कभी तो उनकी आंखों में से आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि जिस सेंटर को उन्होंने चलाया है, एक एक पैसा जोड़ के चलाया है। अगर आपको और हमें कभी चाय भी पिलाई है तो उन्होंने सेंटर के पैसे से नहीं, अपने पॉकेट से पिलाई है, अपनी जेब से पिलाई है। कोई भी है भाई दलाल, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी सिराजुद्दीन कुरैशी के ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता। इस बात के लिए वो इसी सब बातों को देखते हुए उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार का चयन किया है, ऐसे उम्मीदवार को चुना है, एक ऐसे अच्छे इंसान को चुना है जो यकीनन अपने आप में काबिल तारीफ है और यंग है और काम करने का जज्बा है, और जिसका नाम ताली कोटी है। दोस्तों माजिद अहमद ताली कोटी है। दोस्तों आप ना उम्मीद नहीं होंगे, इंशाल्लाह आपको इस बात की खुशी होगी। हो सकता है कि सिराज साहब से भी वो एक साबित हो काम के मामले में, और सिराज साहब बिल्कुल उस काम के ऊपर नजर रखेंगे। सिराज साहब को जबरदस्ती सब लोगों ने सिर्फ इसीलिए खड़ा किया है कि आपकी सरपरस्ती रहेगी तो ये पैनल सही चलेगा। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त के अंदर आप मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ
प्यार के साथ सेंटर को नजर में रखते हुए, क्योंकि ये इलेक्शन किसी इंसान का इलेक्शन नहीं, ये सेंटर का इलेक्शन है। हमें और आपको सेंटर से मोहब्बत आनी चाहिए। हम किसी इंसान के गुलाम नहीं हैं। हमारी सेंटर के साथ में जो खिदमत हैं वो यकीनन अपने आप में काबिल तारीफ है। दोस्तों, हमें इस बात का फख्र होता है कि हम IICC के मेंबर हैं। लोग हमसे पूछते हैं, लोग हमसे जानते हैं कि सेंटर के अंदर आप में से कोई भी आदमी मुझे ये बता दे, मुगलियाई दौर के बाद में इस हिंदुस्तान के अंदर कोई इतनी अच्छी अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो उसे हम इस्लामिक कल्चर सेंटर के नाम से जानते हैं। ताजमहल और लाल किला का जिस साल बना होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज भी हम उसे देख के खुश होते हैं। इसी तरीके से आज भी बहुत सारे से लोग आते हैं, सेंटर के अंदर फोटोग्राफ करते हैं, सेंटर को देखते हैं, सेंटर की खूबसूरतियों को देखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ वक्त से सेंटर के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की बातें हैं, वो यकीनन अपने आप में अफसोसनाक है। हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले नहीं, हमारे नहीं, आप सबके हैं जो हमारे इलाके में रहते हैं, बहुत सीनियर मोस्ट वकील हैं, काला कोट पहनते हैं और पिछले 15 साल पहले भी चुनाव लड़े थे, अब भी वो चुनाव के अंदर हैं। अल्लाह ताला उन्हें इससे भी बड़ा वकील बनाए, अल्लाह ताला उन्हें और ज्यादा शहरत दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 15 साल के अंदर आप बताइए वो किसी AGM में आए हों, किसी मीटिंग में आए हों, सेंटर के किसी भलाई के लिए आए हों, या किसी हमारे किसी केस के अंदर आए हों, हमारे ऊपर क्या क्या बीती है, किस किस तरीके के हालात रहे हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दोस्तों, अब मेरे और आपकी भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो यकीनन अपने आप में बहुत बड़ी नाम रखती है, जिसे हम और आप असगर भाई के नाम से जानते हैं। मेरी गुजारिश है कि असगर भाई कम वक्त के अंदर अपने ख्यालातों से हमें और आपको रूबरू करें। फर्स्ट पे आइए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साहिब सदर और इस महफिल की रोशनी, शान शौकत, इज्जत आबरू, मान मर्यादा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। आली जनाब सिराज कुरैशी साहब और इस महफिल के हीरो, बहुत ही अजीज और दिल की बातियों से प्यार करने वाले बहुत अजीज दोस्त आली जनाब डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब, और आने वाले वक्त में कल के सदर जनाब तालीकोटी साहब, इस महफिल की शान और मेरे अजीज भाई आली जनाब कलीम हफीज साहब, सरताज भाई, आरिफ भाई, वकील साहब, समर भाई और तमाम हिदायत भाई, जैनफिर साहब, इरशाद भाई मेरे बड़े सीनियर, माफ़ी चाहूँगा, और तमाम पैनल के सारे अजीज साथियों, दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बात की इब्तिदा इस दुआ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नता। बिना शुबा ये कुरान का ऐलान है, बिना शुबा अल्लाह ने तुमसे तुम्हारी जानों और मालों को खरीद लिया है इस बात के एवज में कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। और बात की इब्तिदा इस शेर से कि उसूलों पे जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है, हो जो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक हदीस पाक का मफहूम कि खिदमत खल्क का जज्बा एक आला तरीन जज्बा है, खिदमत खल्क का नशा इस दुनिया का सबसे अफजल नशा है। कहाँ माँ खल्क खुदा के खुदा के नजदीक इससे बेहतर हुई है न इबादत होगी। एक और हदीस पाक का मफहूम कि तुम जमीन वालों पर रहम करो
अल्लाह ताला आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और एक लम्हे का सही फैसला 70 साल की इबादत के बराबर होता है, ये भी एक हदीस पाक का मफ़हूम है। और कुरान का ये ऐलान कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमालों को देखता है। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि हम अल्लाह की उस किताब के मानने वाले हैं जिसके आगे तमाम चीजें फिर बंद हो जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बस हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा अकीदा, हमारा कुरान, और उसी पे हमें सारा यकीन है। इससे पहले 2 दिन बराबर मैंने इस महफिल के हीरो आली जनाब डॉक्टर काली कोटी साहब की स्पीच सुनी 2 महफिलों में। खासकर उन्होंने एक नाम लिया सर सैयद अहमद खान का। ये मेरी मजबूरी है कि मेरे कानों में जब आवाज गूंजती है सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की, तो मुझे रिक़त का आलमदारी हो जाता है, मुझे रुआ खड़ा हो जाता है। ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, डॉक्टर साहब, ताली कोटी साहब, आपने उसके साथ साथ एक आध जगह मायूसी की बात भी कही कि लोग आपके लिए क्या क्या कहते हैं। सर सैयद का नाम या तो किसी महफिल में ना लीजिए या कोई भी मायूसी की बात मत कीजिए। सर सैयद का नाम और मायूसी दरिया के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। अगर आप सर सैयद का नाम लेते हैं, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं, हम और आपको परेशानियां नहीं झेल सकते जो उसने उस वक्त में झेली थी। उनको तो कुफ्र का फतवा दिया गया था, कुफ्र का फतवा दिया गया था। काफिर है जिस वक्त उसने बहुत दूर का रास्ता देखा था, अपने विजन से नाप के देखा था, और उसने को एजुकेशन का नाम लिया, सारी दुनिया के लोग उसके ऊपर ढल गए कि ये काफिर है। इन चीजों का सामना किया था सर सैयद अहमद खान। वो सर सैयद अहमद खान जिसका यकीन कितना मजबूत था, जिसके कदम कितने मजबूत थे, जिसकी सोच कितनी मजबूत थी, जिसके इरादे कितने मजबूत थे, जिसकी चाहत कितनी मजबूत थी, जो कौम से कितना प्यार करता था, जो कौम के लिए मरना पिटना जानता था और हर बेइज्जती सहने का आज़म रखता था, उस सर सैयद अहमद खान की मैं बात कर रहा हूं। वो सर सैयद अहमद खान जिस वक्त चंदे की झोली लेकर निकलता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने यहां नाम दिया है बार बार का, वो सर सैयद अहमद खान जिस वक्त चंदे की झोली लेकर निकलता है तो लोग उसकी झोली में मिट्टी डाल देते हैं। उस चंदे की मुहिम के दरमियान लोग उसके गले में जूतों का हार डाल देते हैं। कटपले के चौराहे पर अलीगढ़ में उस सर सैयद अहमद खान से, वो सर सैयद अहमद खान जो तुर्रे की लंबी टोपी ओढ़ता था, वो सर सैयद अहमद खान जिसका नूरानी चेहरा था, वो सर सैयद अहमद खान जिसकी लंबी दाढ़ी थी, जिसका लिबास शेरवानी था, उस सर सैयद अहमद खान से लोगों ने कहा तुम इस इदारे के लिए फीस मांगते हो, चंदा करते हो, हम देंगे, लेकिन सर सैयद तुम यहाँ हमें नाच कर दिखाओ। जानते हो उसने क्या किया था? उसने अपनी शेरवानी उतार कर वहां बिछाती थी और नाच कर दिखाया था हजरत मोहनी और अपने साथियों के साथ, डालो इस शेरवानी में चंदा। ये था उसका आज़म। और जिस शख्स ने उसकी झोली में मिट्टी डाली थी चंदे की मुहिम के दरमियान, और जिस शख्स ने उसके गले में जूतों का हार डाला था चंदे की मुहिम के दरमियान, उसने उन दोनों को खत लिखा और लिखा उस खत में कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चंदे की मुहिम के दरमियान तुम शरीक हुए और तुमने मेरी झोली में मिट्टी डाली थी, उस मिट्टी को मैंने इस इदारे की बुनियादों में चुनवा दिया है। शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें इसकी सजा दे। और जिस शख्स ने उसके गले में जूतों का हार डाला था, उसको भी उसने एक खत लिखा और लिखा उस खत में कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवा, मेरे चंदे की इस मुहिम में शरीक होने वाले मेरे अजीज, तुमने जो चंदे की मुहिम के दरमियान मेरे गले में जूतों का हार डाला था, वो मैंने 15 पैसे का बेच दिया है और 2 पैसे का तुम्हें खत लिख रहा हूँ। बाकी पैसे मैंने इस इदारे की इस चंदे की मुहिम में शरीक कर लिए हैं। अल्लाह इसे कबूल करे, अल्लाह तुम्हें इसकी सजा दे। ये था वक्त की तंगी है। मैं आपके चूंकि सदा भाई, समझदार भाई, हमारे बड़े भाई हैं, मैं नाराज नहीं करना चाहता। मैं बहुत लंबी बात करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त की तंगी है, दूसरे अलीगढ़ वालों की आदत है कि वो खाने और इस बात के महफिल के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहते। मैं इसलिए यहीं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा और इंशाल्लाह किसी महफिल में बहुत सारी बातें हैं करेंगे। सिर्फ इसके साथ कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरे अजीज भाई दोस्त सब लोगों से माफी चाहता हूँ।
लेकिन मेरे एकदम जहन में आई ये बात, बार बार आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी जो आपने पिछली 2 तकरीरों में सबसे नाम दिए थे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि दाना खाक में मिलकर खुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, आप ही के लिए खास कर है ये कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको सब लोग जानते हैं, सब आपको, और यहाँ खासकर सिराज कुरैशी साहब को, आपको, आपकी तमाम टीम को, सिराज कुरैशी साहब ने इस अपनी जद्दोजहद के जरिए से, अपनी ताकत और अपने हौसले के जरिए से, कोई भी जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, हौसले और हिम्मत से और जुर्रत से लड़ी जाती है और सच्चे इरादे से लड़ी जाती है। अगर हथियारों से लड़ी जाती तो गांधी की लाठी हार जाती और अंग्रेजों की जालिम तोपें जीत जाती और ये हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होता। लेकिन हौसला और हिम्मत और जुर्रत अल्लाह ताला ने आपको दी है और वो आप में बाकी है। आपने अपनी हौसले से, जुर्रत से, हिम्मत से, चाहत से और अपने तमाम आवाज से इस इदारे को, जहां हमने 1980s में लास्ट में घंटे देखे थे, आपने उसको लाके यहाँ खड़ा कर दिया है कि आज वो 1929 का, 1929 का एंग्लो इंडियन स्कूल बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर माजिद तालिकोटी इसको यूनिवर्सिटी की शक्ल में बदल देंगे अपनी ताकत, अपने हौसले, अपनी जुर्रत से। ऐसा इंशाअल्लाह मेरा मानना है। इसलिए ये बात कहते जा रहा हूँ कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। वो आखिर दावाना मोज़ेज़ आबिद साहब, मेरे साथी इस्लामी कल्चर सेंटर के खास तौर पर इमरान और दूसरे मेहमान जो यहाँ तशरीफ लाए, तो पहले उन सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका इस्तक़बाल करता हूँ, क्योंकि हर शख्स का वक्त बहुत कीमती है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आज हमारी इस मीटिंग के अंदर तशरीफ लाए, वाकई में मशहूर है। मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा केंद्र मशहूर है आपके यहाँ तशरीफ लाने का, क्योंकि आखिरी मराइल में है जो इस्लामी कल्चर सेंटर का 11 तारीख को सब जानते हैं कि वोटिंग होगी। 2-4 बातें मैं भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें आपने सुन ली, बहुत सारी बातें आपने सुनी और बहुत सारी बातों का यहाँ जिक्र हुआ, बहुत सारी कड़वी बातें भी थी, सख्त बातें भी थी और अच्छी बातें भी थी, मीठी बातें भी थी। अज़ीज़ों, ख़वातीन हज़रात, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 2024 हो गया, तो शुरुआत हुई थी 1984 से। जो लोग वाकिफ़ हैं 1984 से, जब इसकी बुनियाद डली थी तो 1984 के अंदर तो की मिसेस इंदिरा गांधी हयात थी और उन्होंने ही ज़मीन को बनाया था। उसके बाद 2004 के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी गई, तब तक ये प्रोजेक्ट जो है वो बना नहीं था। बहुत सारे मराइल आए, हमारे उस वक्त के बुजुर्गान जो हमारे काउंटर मेंबर से, खासतौर पर नाम मैं लेता हूँ हमारे जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब का, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, शफी कुरैशी साहब थे, उसके अंदर सैयद हुसैन साहब थे, सलमान साहब के वालिद साहब थे। तो ये सारे के सारे लोग जो थे उस वक्त उस कमेटी में थे, उन्होंने कोशिश करी, ज़मीन हासिल करी, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ जाके 2006 के अंदर। 2004 में आपने मुझे पहली बार रिश्ता के भेजा, पहली बार इलेक्शन हुआ वहाँ पे। इलेक्शन के अंदर 2004 के मैंने उसी को वादा किया था कि इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह पूरा कर दूँगा। प्रोजेक्ट जो है आपका 15 महीने के अंदर अंदर पूरा हो गया।
2004 के 2006 में जून 2006 में मिसेस सोनिया गांधी ने उस इमारत की जो है क्या कहना चाहिए इनॉग्रेशन हुआ। और आज आप देखते हैं कि 2006 के बाद इसकी प्रोग्रेस कहीं रुकी नहीं और अपने साल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को होता चला गया। चर्चा होता है कि हाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में 20 साल में हुआ क्या। ये सवाल जो है एक आम आदमी नहीं करता है। ये सवाल जो है सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनको आज इलेक्शन होना है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास कोई ना कोई मसाला चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए, और उनके पास इसके अलावा बात कहने के लिए कुछ नहीं है। इल्ज़ाम तराशियाँ और इस तरह की बेवकियाँ जो फैला रहे हैं जो इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। 20 साल भी आपको मालूम है इसी हॉल के अंदर हमेशा मीटिंग होती रही है। पिछली बार भी हुई थी जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो आप सब तस्वीर लाए थे उसके अंदर। कहने का मतलब यह है कि आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को पिछले 1.5 साल के अंदर जहाँ लाके खड़ा किया है, सिर्फ गलती क्या थी कि मेरी उम्र बढ़ गई है। उम्र सबकी बढ़ गई है। 75 साल की उम्र का तकाजा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसको फॉलो करने के लिए मैंने उससे कहा कि ऐसा है कि एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जब बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा जनरल बॉडी की एक मीटिंग बुलाई जाए, 4000 लोगों की मीटिंग बुलाई जाए, उनको फैसला करने दीजिएगा। लेकिन हमारे जो मेरे साथ पिछले चार बार के इलेक्शन जीत के आए थे उन्होंने उसको 10-9 मना कर दिया कि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आपको छोड़ना चाहिए। मैंने फैसला जो है जनरल बॉडी में किया जाए और जनरल बॉडी ने फैसला किया। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बॉडी के अंदर वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि जनरल बॉडी के अंदर इसको मीटिंग को ले आया जाए। वहाँ बेईमानी हुई। 75% कहा कि वोट आना चाहिए, जबकि 75% वोट नहीं होकर 75% आप लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए थी और मौजूदगी हुई, कोरम पूरा हुआ। लेकिन मुझे फिर भी 55% वोट मिला और 55% वोट भी जो है उसको मना कर दिया गया कि नहीं। और ये बेईमानी की किसने, कराई किसने? वही आज जो 6 बोर्ड ट्रस्टीज के मेम्बर लोग बैठे हैं जो मेरे साथ हमेशा इलेक्शन जीत के आते थे। अब क्या हुआ, तकरीबन 30 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया वकीलों पे, मुकदमा डाला उन्होंने और 30 लाख रुपया जो है वो वसूल कर लिया हमसे, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से वकीलों का। कोर्ट में जाने के बाद अपनी नाहलियत का बहुत बड़ा सबूत जो देता हूँ दिया उन्होंने, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये था कि कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम तो सिराज में 20 साल चला दीजिए, हम तो 20 घंटे में नहीं चला पाएंगे, इसलिए आपकी मेहरबानी होगी। कोर्ट से ये कहा कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दीजिएगा। ये इतनी शर्मनाक बात थी मेरी। आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है कि 1 मिनट खामोश हो जाएं, शोर मचता है तो फायदा नहीं है, सब लोग आराम से सुन ले 2 मिनट के लिए। तो उन्होंने जाके कोर्ट के अंदर ये फैसला करा लिया कि एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया जाए और अपनी नाहलियत का पूरा सबूत दे दिया उन लोगों ने जो मेरे साथ जीत के आते थे। तो मेरे कंधों पर ही वो हमेशा इलेक्शन जीत के आते थे, उनका कोई रोल नहीं है। आपने भी देखा होगा जब इलेक्शन लड़ता था मैं तो उनको बिठा दिया करता था अपने साथ और आप लोग वोट दे दिया करते थे मेरे नाम पे। कोर्ट से फैसला कराया और आपका जो सेंटर है वो अब कोर्ट के हवाले कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए या ऑब्जर्वर कह लीजिए, उसको बंद कर दिया, उनका मीटर शुरू हो गया। तकरीबन 1 साल से वो वहाँ बैठे हुए हैं और हमारा करीब 8 से 10 लाख रुपये जो है महीने का खर्च हो गया। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कराई गई, उसके अंदर तकरीबन 25 लाख रुपया खर्च कर दिया गया। इतना पैसा अब तक खर्च हो चुका है, अब तक 2 करोड़ रुपये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो है बर्बाद हो चुका है। और 2 करोड़ रुपया जो है इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता। 8 करोड़ रुपया में छोड़ कर आया जब मेरी उम्र की बात आई, तो 8 करोड़ रुपये से वो पैसा निकलता चला जा रहा। उसके बाद फिर इलेक्शन की बात आई, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इलेक्शन कराया जाए। अब ये मरहला जो है इलेक्शन का है।
पिछले 1.5 साल के अंदर जो सेंटर का हशर हो गया है, अगर वो लोग जो वहाँ पे रेगुलर आते जाते थे उन्होंने महसूस किया होगा, उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि पिछले 1.5 साल के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वो हालत ख़राब हुई है जिसका अंदाज़ा लगाना उसके बनाने के अंदर सब्जियाँ लगती हैं उसको बेड़ा अलग करने में। और उसके अलावा क्या है कि ये लोग कहने लगे हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो इलेक्शन लड़े नहीं थे, वो पहला तजर्बा वो कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने का, जिनमें से हमारे 6 लोगों के अंदर 6 के 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो ट्रेजरार का इलेक्शन, सेक्रेटरी का, ट्रेजरार का, वो सब उनको इस तरह के इलेक्शन लड़के अपनी हवस पूरी करनी है। अजीजों, मेम्बरान खास तौर पर तवज्जो दें कि जिन लोगों ने आज तक एक भीड़ नहीं लगाई, जिन लोगों ने पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, जिन लोगों ने कभी जाके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मफाद के लिए कोई बात नहीं की, जबकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए उन्होंने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो आज जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कब्जा करने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं तो एक टीम की बात बता रहा हूँ। जिस टीम ने तो कह दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कसम भी खाई, मीडिया के आगे कसम खाई कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उसके बावजूद भी हवस की तो कोई इंतहा होती नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन में कूद गया तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए मुझे ये उम्मीद है मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उनमें से कोई भी इलेक्शन जो है जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी नीयतें साफ नहीं है। इसके अलावा कुछ सियासी लोग इलेक्शन में आ गए, 2009 में भी इलेक्शन लड़े, वो 2009 के बाद फिर दोबारा इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ जो लोग इलेक्शन की 75 जो है कैंडिडेट्स खड़े हैं इस बार इलेक्शन के लिए, 75, जिसके अंदर 7 प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का मालूम नहीं है कितने लड़ रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कितने लड़ रहे हैं। तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आज एक ऐसी खूबसूरत इमारत उनके सामने खड़ी हुई है जिसका वो नाजायज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए। अल्लाह का शुक्र है 20 साल आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, कभी ये कोई उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया हो। वोटर्स को अट्रैक्ट कर लेना, मेम्बर्स को अट्रैक्ट कर लेना, उनको झूठ से बोल के कह देना कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको सपोर्ट करो। सपोर्ट मांगी जाए जब सपोर्ट के पीछे कोई वजह हो, सपोर्ट के पीछे कोई वजह नहीं है, इलेक्शन लड़ने के लिए कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि झूठ से काम किया जाएगा। और देखो, मैं अपने खास तौर पर मेम्बरान से कह रहा हूँ, मेम्बरान तो सभी हैं, सब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आते जाते हैं, अगर ये सेंटर किसी और के हाथ में चला गया तो इस सेंटर की सीट बच जाएगी। जो आप इसका काम देख रहे हैं इसका बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने इसको खून से सींचा है। जब कोई इसके ऊपर आके पैसा लगाने का तैयार नहीं था, उस वक्त मैंने 9 करोड़ रुपये जमा करके सेंटर को बनाया था। वो 9 करोड़ रुपये को कैसे मैंने जमा किया, मेम्बरशिप खोली, लोगों से भीख मांगी, जाके ओमान से पैसा लेकर आया, सैयद साहब से पैसा लेकर आए, सदर साहब ने इसके अंदर काफ़ी मेहनत की। हम दोनों ने मेहनत करने के बाद 9.5 करोड़ रुपया खर्च करके इस सेंटर को ऊपर तकमील तक पहुँचाया था। और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस डेवलपमेंट चलती चली जा रही है, उसकी डेवलपमेंट कभी रुकी नहीं। वहाँ पे 12 महीने काम चलता रहता है, कोई ना कोई मेंटेनेंस हो रहा है। अब मैंने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया, इसके अंदर एक्सपेंशन की जाए बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेज उसके अंदर हो गई, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात वहाँ पे आ गई, इमाम हरम वहाँ पे तशरीफ़ ले आए, बहुत सारे बादशाह कई मुल्कों के आ गए, बहुत सारे वज़ीर आज़म कई मुल्कों के आ गए, बहुत सारे सदर कई मुल्कों के वहाँ पे आ गए। अपने सुकून की बात मैं अलग से बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क के कई सदर जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में तशरीफ़ ला चुके हैं, कई वज़ीर आज़म जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आ चुके हैं, कई वज़ीर जो है वहाँ आ चुके हैं, वहाँ मुफ्ती आ चुके हैं, वहाँ पर इमाम हरम इमाम मदीना तशरीफ़ ला चुके हैं, और बहुत अहम शख्सियत जो है वहाँ पे आ चुकी है। हर साल तरावी का इंतज़ाम होता है, रोज़ा खुशाई वहाँ पे होती है, वहाँ पे वर्कशॉप होती है, कुरान शरीफ वर्कशॉप होती है, कुरान कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कुरान कंपटीशन होता है।
किरत का प्रोग्राम हर साल हम लोग कराते हैं, उसके अंदर इतने सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, मैं समझता हूँ तक कई हज़ार प्रोग्राम जो हैं, हज़ारों की तादाद में जो है हमने प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं है जो लोग आज इलेक्शन लड़ने की बैठक के लिए आपसे जो ऊपर सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल चीज़ उनसे पूछ, आप लोग वोट देना चाहते हैं उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप अपने सेंटरों को सामने रख के अगर किसी और को वोट देना चाहते हैं मेरी टीम के अलावा, तो 10 बार सोचिएगा अपना पेन चलाने से पहले कि हमें सेंटर किसको देना है, किसके हाथ में जाना चाहिए सेंटर। हम लोग एक्सपेंशन में जाना चाहते हैं, आज भी इसका नक्शा देख रहे हैं, इसके एक्सपेंशन के अंदर तकरीबन 60-70 करोड़ रुपये भी खर्च होने वाला है, और इंशाल्लाह आप लोगों से कंट्रीब्यूशन कराऊंगा मैं, आप भी उसके अंदर हिस्सेदार होंगे, और उसका नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा जो आप देख रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि तकरीबन 3,500 लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक साथ जमा हो सकते हैं, और वो भी एयर कंडीशन कन्वेंशन हॉल के अंदर। उसके अंदर कई कमरे और बनाए जाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम बनाई जाएगी, ऑडिटोरियम की कैपेसिटी डबल हो जाएगी, स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ के लिए, जिम के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए वहाँ क्रिएट की जा रही है। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो फीस हमारी अभी 1,000-2,000 लोगों को जो डिप्राइव कर दिया गया है, इनको 2,000 सिर्फ इस नाम से कि हमको फीस नहीं दी सालाना, हम वो फीस भी इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं तो पैसे भी उनके जो है वो वापस कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो इसके पास इतने फंड्स आ जाएंगे कि आप बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादियाँ ब्याह बस सेंटर से आप फ्री में करा सकते हैं। और ऐसी ऐसी स्कीम वहाँ पे हम खोल देंगे, डॉक्टर साहब आपका उसका एक्सप्लेन करेंगे, जो हेल्थ से मुताबिक स्कीम से वो बताएंगे, एजुकेशन से मुताबिक स्कीम जो बताएंगे। तो ये टीम ऐसी मैंने आप लोगों को चुन के दी है, तो ये टीम जो है काम करेगी मेरी रहनुमाई के अंदर, और आप लोगों के कोई भी मशवरे हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपने मशवरे दीजिएगा। 11 तारीख को आप बहुत अच्छी तरह सोच समझ के उसका इस्तेमाल करिएगा, अपने वोट का इस्तेमाल बहुत अच्छे सोच समझ करिएगा। अगर नहीं भी जीत के आते हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से, मेरा रास्ता प्यार मोहब्बत हमेशा कायम रहेगा, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि जो मेरा ड्रीम है, जो ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए वो अधूरा रह जाएगा। मेहरबानी करके उसके अंदर अगर आप ताउन देंगे तो मैं आपका हमेशा मशकूर रहता हूँ, और आपका हमेशा मशकूर और शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि मैंने सेंटर को बनाया है आपके लिए, इसको मैंने अमानत समझ के कौन की अमानत समझ के इसको चलाया है, और अभी तो ये कोशिश करूँगा कि आपकी अमानत जो है बहुत ही सेफ हाथों के अंदर रहनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका एक बार फिर कुछ करूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए, हमारी इस मीटिंग को आपने एक अहम बनाया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, जबकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे, आज कई और मीटिंग में चल रही है, लेकिन आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। रखे वो यकीनन अपने आप में काबिल तारीफ है। तो मेरी आप तमाम लोगों से पहले तो ये इल्तिजा है कि आप तमाम लोग 9 तारीख को अंसारी ऑडिटोरियम के अंदर वहाँ हाजिर हों, ताकि हम लोग आपसे रूबरू अच्छी तरीके से बात कर सकें। वक्त की कमी की वजह से हम ज़्यादा वक्त आपको भी इसे भी नहीं दे सकते और अपने आप भी नहीं दे सकते, इसलिए मैं तमाम लोगों से फिर गुजारिश करूँगा। अब मेरी गुजारिश है डॉक्टर माजिद कालीकोटी जी से कि वो आएँ और अपने ख्यालातों को हमें और आपको नवाजें। मैं इसके साथ साथ फिर आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, खासकर मिसेस सरताज अली भी मुझे दिख रही हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अपने घर से वक्त निकाल के जो हमारे और आपके सामने आए हुए हैं। मैं तमाम लोगों का फिर एक बार, वसीम भाई मेरे दोस्त बहुत बड़े भाई वो भी मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। छमन भाई हैं, वकार भाई हैं, अफसार भाई हैं, अब वो अथर हैं, उसके साथ असलम भाई हैं, बहुत सारे से लोग हैं, फैसल भाई हैं, जितने भी लोग हैं मैं तमाम तहे दिल से, बहुत सारे से ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी गुजारिश है डॉक्टर कालीकोटी जी से कि वो आएँ और अपने ख्यालातों से हमें और आपको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बाई क्लॉक 8 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले जो मेंबरान, जो ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि उन सब के लिए जोरदार तालियां आप दे दें, जोरदार तालियां, इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ
کہ اگر کوئی کسی کے لیے کچھ دے سکتا ہے, وقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. آپ نے ہم سب کے لیے, اس پینل کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ زور سے تالیاں بجائیں. بسم اللہ. اصغر بھائی نے اشاروں سے یہ کہا کہ جو حالات سے ہمیں ایگزامپلس ملے ہیں, اس حالات کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے. جھوٹ, نفرت یہ ایک حصہ ہے الیکشن کا, اس پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ہیں اور میں سیکھتا ہوں تو ان سے میں نے یہ بات سیکھی کہ ہمیں اپنا کام کر کے اپنے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جس کے آنریبل ممبرز ہیں, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو نہ کہ صرف یہ ممبرز کا ہے بلکہ صرف یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں سے کمیونٹی کے لیے, کنٹری کے لیے آواز اٹھ سکتی ہے, جہاں سے ممبران خدمت کر کے قوم کو اور کمیونٹی کو اور کنٹری کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ایسا پلیٹ فارم جو آج ایک آبزرور کے ہاتھ میں ہے, جو آج جو ہے ممبران کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پھر سے ایک مڈ ٹرم الیکشن ہو, یا پھر اس طرح کا ایک مسئلے مسائل میں ہم پھر سے پھنسے؟ آپ جان رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے, کس کے طرف ہے. کیا ہم چاہیں گے؟ تو میں چاہوں گا کہ اس ادارے کے حق میں, انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے حق میں آپ سوچ سمجھ کے آپ اپنا ووٹ دیں اور اپنا سپورٹ دیں, اور الیکٹ کرتے وقت ضرور ڈالیں کہ بھائی آپ دیکھیے آپ کا جو خدمت گزار ہو, جو ممبران کا سروینٹ ہو, وہ کیسے ہو. آپ چاہیں گے کہ وہ نوجوان ہو, وہ چاہیں گے کہ آپ 24/7 آپ کا فون اٹھائے, اس کے پاس جا کے اس کے کان پکڑنے میں بھی آپ کو تکلیف نہ ہو, اور جو ہے اس کا جذبہ ہو اور اس نے ڈیلیور کیا ہو, اس نے کوئی ایسی چیزوں کو کر کے دکھایا ہو, خدمت کیا ہوتی ہے, اور ایک سب کے لیے ایگزامپل بنا دیا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمیں سوچنا پڑے کہ بھئی یہ تو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, یہ تو منتری ہیں, یہ تو اس پارٹی سے ہیں یا اس سے ہیں. تو آپ دیکھیے ہمارا جو یہ ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر, یہ ممبران کا ہے. ہمارے تکلیف, جیسے سر نے کہا کہ ہم لوگ ممبران کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ ایک نیا جیسے فنڈز کا لانا ہے. جنہوں نے آج تک اپنے جیب سے 20 روپیہ نکال کے نہیں دیا, کیا یہ 100 کروڑ روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں کیا؟ جو ایک بار 1 منٹ کے لیے ہارنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے, کیا وہ آپ کو لگ رہا ہے اس بار الیکشن جیتتے ہیں؟ تو کیا دیکھیں ہمیں نا فیوچرسٹک ہونا ہے کہ آگے یہ سینٹر کیسا رہے گا, ممبران کیسے رہیں گے, کیا یہ ہم ان کے پاس جا کے حق سے ہمارا خدمت کے لیے دروازہ کھلا ہے, کیا یہ ممبران کو کر کے دکھایا ہے, ڈیلیور کر سکتے ہیں. سراج الدین قریشی صاحب یہاں پہ ہیں جو 20 سال میں خدمات دے کے اپنا بزنس پورا ختم کیا, اپنی جوانی ختم کی. کس کے لیے کیا؟ اور آج ایک مالی کی طرح اس کی رکھوالی کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی کہیں اس کا کوئی بیڑا غرق نہ کر دے, اس کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ بتائیے کیسے ہم لوگوں کو اس سینٹر میں یہاں پہ ہمیں کام کر کے کیسے اس طرح سے. میں چاہوں گا کہ دیکھیے, میں چاہوں گا کہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خادم کیسا ہو, کون ہو جو آپ کے لیے کھڑا رہے. میں چاہوں گا سوچ سمجھ کے آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ جو کمپیٹیٹرز ہیں آج کی ڈیٹ میں, آصف حبیب صاحب بہت بڑھیا کر رہے ہیں, امان اللہ صاحب بہت بڑھیا کر رہے ہیں, ہمارے جو سلمان صاحب بہت بڑھیا کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں
کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی اس چیز کو بہت بڑھیا کر سکتا ہے وہ صرف ممبران کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ممبران اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھے, سراج الدین قریشی صاحب کے پینل کے سر پہ رکھے اور ایک موقع دے خدمت کا اور انڈیا اسلامک سینٹر کو بچانے کا. واپس اس کو آبزرور کے پاس جائے, واپس جو ہے یہ سینٹر جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے کہیں یہ سرکاری دفتر نہ بن کے رہ جائے. اب ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی سیاستدان ہے ہمارے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ کوئی سیاستدان نہیں آ رہا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آ رہی, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جو ہے ممبران کا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, اور ہم اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اڈا نہیں بننے دیں گے. یہ ممبران کا تھا, ممبران کا ہے, یہ ممبران کے لیے رہے گا, قوم کی خدمت کے لیے رہے گا, ہندوستان کی خدمت کے لیے رہے گا. یہاں سے آواز اٹھے گی جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا, مسائل آئے گا, ممبران کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ, کیونکہ ممبران کافی پاورفل ہے, بہت اچھے ہیں یہاں پہ. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یوتھ کا ڈیولپمنٹ ہو, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وومن کا امپاورمنٹ ہو, میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں ہمارے ان کے لیے بھی ایک ہیلتھ کلینک بنے, یہاں پہ جو ہے 24/7 جو ہے ڈائلیسس یونٹ ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ان کا ہیلتھ چیک اپ ہو, یہاں پہ ایک ایمبولینس رہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سینٹر سے نہ کہ صرف آپ کے ہیلتھ کے لیے بلکہ یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہو جہاں پہ ہم لوگ قرآن کی تعلیم دی جائے, اسلام کے لیے اس کی خیرات ہو. یہاں سے جو ہے دنیا کے کونے کونے تک یہاں پہ جو ہے ہماری بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں یہاں سے قرآن سیکھے, اسلام اور قرآن کے روشنی میں ہم لوگ جو ہے آگے بڑھے. اور جو یہاں پہ جو ممبران ہیں ان کی فیسلٹیز جیسے سراج صاحب نے کہا بڑھیا سے بڑھیا یہاں پہ ہم لوگ یہ کریں, ریکریشن ہال بنائیں, ہم لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے جیسے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں. آگے فنڈز کو لانا کوئی مشکل نہیں, میں ایک اکیلا سوچوں گا میں کتنا دوں گا, لیکن جب سب لوگ ہم مل کے اس کے لیے بڑھیں گے, ایک کے اوپر ہم لوگ اس کے لیے فنڈز اکٹھا کریں گے, اور یہاں پہ جب ہم لوگ انسٹیٹیوٹس بنائیں گے, آگے جو ممبران آئیں گے ان کی جو ممبرشپ بھی جو بنائی جائے گی وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگی. اگر کوئی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اپنے اندر ایک پرسنالٹی رکھتے ہیں اور وہ قوم کو, کمیونٹی کو, کنٹری کو بڑھایا جا سکتا ہے, تو اس کو ممبرشپ بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے اس کو عطا کریں گے, وہ پیسوں کے بلبوتے پہ نہیں کریں گے. جو ممبران وہاں پہ آئیں گے ان کو 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا, ریسٹورنٹ میں بھی ملے گا. وہ ممبران راجا ہیں, وہ راجا رہیں گے, کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ ہمیشہ دیکھا جائے گا. ممبران کے لیے ہم لوگ ہمیشہ وہاں پہ خادم کی طرح کھڑے رہیں گے, اور وہاں پہ جو ہے اس طرح سے ہم چاہیں گے کہ جو ممبران کے لیے ہم لوگ ایسا سینٹر بنائیں جہاں پہ جو ہے اگر ہم ممبران میں سے کسی کی ایک تکلیف ہو وہ ہم سب کو محسوس ہو, اور ہم سب اکٹھا ہو کے اس تکلیف کو, اس پریشانی کو, مسئلے کو حل کرے. جب لگے کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل کمیونٹی کا, کنٹری کا آئے گا تو وہاں پہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ایک مضبوط آواز سچائی کے لیے کھڑا رہے گا. وہاں سے آواز نکلے گی ہر ایک ایجوکیشن کو امپاور کرنے کے لیے, وہاں سے ہر جگہ سے جو ہے یہ نکلے گی. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ میرے لیے, ہمارے سراج الدین قریشی صاحب کے پینل کے لیے آپ آئے, اپنا وقت نکالا, آپ نے ہمارے حوصلوں کو مضبوط کیا, ہمیں پر لگا دیے تاکہ ہمارا راستہ کلیئر ہو جائے. اس کے لیے میں بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں. جاتے جاتے ایک سینٹنس میں کہوں گا, پلیز ووٹ, سپورٹ اینڈ الیکٹ سراج الدین قریشی صاحب پینل. ہمیں مضبوط کیجئے تاکہ ہم اپنے سینٹر کو مضبوط کریں, ہم اپنی قوم کو مضبوط کریں, ہم اپنے کنٹری کو مضبوط کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, فی امان اللہ.